नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आज एक बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे चली। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी दलों के नेता ने कहा कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। पीएम मोदी ने सभी नेताओं की बात सुनी। और अब ये भी जानिए कि इस बैठक में जो बातें हुई उनमें 10 बड़ी बातें क्या निकल करके आई हैं। सभी नेताओं ने माना कि बैठक सकारात्मक रही। मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने का था। विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता, ये केंद्र ने बताया। परिसीमन के बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे, ये भी बताया गया। सरकार ने बैठक में विकास का ब्लूप्रिंट भी सामने रखा। दिल्ली और दिल दोनों की दूरी कम करनी है, ये प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही। राजनीतिक मतभेद के बावजूद राष्ट्र हित में काम हो, प्रधानमंत्री ने कहा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत, प्रधानमंत्री ने यह बताया। लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने। एक मौत भी दर्दनाक, युवा पीढ़ी की रक्षा हमारी जिम्मेदारी, इसे दोहराया प्रधानमंत्री मोदी ने। हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज़्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद। कॉम्प्लीमेंट किया आपने, पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। तो साफ है इस बड़ी बैठक का जो लब्बो-लुबाब है कि चुनाव की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, ले जाया जाए जम्मू कश्मीर को। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को और मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर के विकास पथ को ताकत देती है। तो अपने ट्वीट से भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द यहां चुनाव कराए जाए और एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आए। और गृह मंत्री का भी ट्वीट सामने आया। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर पर बैठक आज की अच्छे माहौल में हुई। सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हम जम्मू कश्मीर में सभी जगह विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
25 जून को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेलगाड़ी में बैठकर अपने जन्मस्थान कानपुर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला कानपुर दौरा है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रेन से आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद 25 जून की शाम को पहुंचेंगे। 27 जून को गांव में 2 स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। 28 जून को कोविंद कानपुर सेंट्रल से इसी ट्रेन से 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ जाएंगे। 29 जून को वह विशेष उड़ान से दिल्ली लौट आएंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां भी की गई हैं। पूरे कानपुर को किले में तब्दील कर दिया गया है। तो किस तरह की सुरक्षा की गई है आप ये भी देख रहे हैं। जो कई घेरे सुरक्षा के बनाए जाएंगे। कल शाम कानपुर पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद और राष्ट्रपति के अपने एसपीजी जवान के साथ साथ जो सुरक्षा में फौज तैनात की गई है, अच्छी खासी 100 स्नाइपर्स, 80 स्पेशल कमांडो होंगे, 10 जिलों की पुलिस फोर्स मौजूद होगी, 4 घेरों में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे और सबसे बाहरी घेरे में पुलिस, स्थानीय पुलिस, पीएसी और जीआरपी, आरपीएफ के जवान रहेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात में सीएम ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर की चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को कानपुर आ रहे हैं। सीएम ने कल राज्यपाल को एक किताब भी भेंट की। ये उसी मुलाकात की तस्वीर। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के चर्चा हुई मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। और रिलायंस की आज 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम हुई। ये मीटिंग वर्चुअल थी। सभी शेयर होल्डर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के विजन और मिशन को सबके सामने रखा। कंपनी ने इस मौके पर बड़े ऐलान भी किए। गया कि जियो के नए 5G फोन की इंटरनेट स्पीड बहुत तेज होगी। जियो फोन नेक्स्ट गूगल के साथ मिलकर बनाया गया है। इस फोन में गूगल और जियो के सभी ऐप चलेंगे। जियो फोन नेक्स्ट सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया जाएगा, यानी 10 सितंबर से जियो फोन नेक्स्ट बाजार में मिलेगा। Jio Phone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. While being ultra affordable, Jio Phone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters and much more. RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी ने कोरोना काल में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। Throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL ने पिछले 1 साल में 75,000 नई नौकरियां दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस देश की सबसे बड़ी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पे करने वाली कंपनी है। रिलायंस देश की सबसे बड़ी मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर है और साथ में सबसे अधिक जीएसटी, वैट और इनकम टैक्स देती है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के ग्रीन एनर्जी मेगा प्लान का भी ऐलान किया। गुजरात के जामनगर में RIL के ग्रीन एनर्जी प्लांट का काम शुरू हो चुका है। 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स विकसित करने का काम चल रहा है। रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिजनेस में 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। I am happy to inform you that we have started work on developing the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex on 5,000 acres in Jamnagar. It will be amongst the largest such integrated renewable energy manufacturing facilities in the world. मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर कानपुर में बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कानपुर में देश की पहले सबसे छोटी बच्ची पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसकी उम्र केवल 2 साल 8 महीने है। ऐसे कल वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन कुल 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिन 5 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ उनमें 3 बच्चे कानपुर नगर जबकि 2 कानपुर देहात के हैं। वैक्सीन लगाने के बाद उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। अब बात खेल और खिलौनों की। 135 करोड़ लोगों का देश है भारत और ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास की रही है। हमें ये आंकड़े सुधारने हैं और इसकी ही कवायद है टॉयकेथॉन। बच्चों की पहली किताब है खिलौना कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। खेल खिलौने में भी होना है आत्मनिर्भर। तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। खेल खिलौने बनाइए, देश का पैसा बचाइए। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं। इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। पीएम के साथ खेल खिलौने की बात। क्योंकि कहाँ महाभारत, कहाँ अभिमन्यु और कहाँ चक्रव्यूह, और वहां से आप 21वीं सदी में क्रीड़ा व्यूह में ले आए, कि विचार कहाँ से आया? प्रधानमंत्री का ये सवाल उस बच्ची से है जिसने महाभारत के चक्रव्यूह की तर्ज पर एक वॉर गेम क्रीड़ा व्यूह इजाद किया है। पीएम मोदी इस खेल से बेहद प्रभावित हुए और बच्ची को ये सलाह भी दी कि खेल के जरिए लीडरशिप को बढ़ावा देने पर और अधिक काम करने की जरूरत है। इसी तरह पीएम मोदी ने एक दूसरी बच्ची से क्या पूछा, ये भी सुन लीजिए। बाघ भूखा रहेगा कि बाघ को कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा। चीजें ऐसी प्रमोट हो जो मानवीय मूल्यों को बल दे। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मानवता का भी विकास होता है। टॉयकेथॉन के इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है। टॉयज ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉयज और गेम्स इंगेज भी करें, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें। ये हमें सुनिश्चित करना है। बता दें, इस आयोजन का उद्देश्य खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को क्राउड सोर्स की तरफ से आमंत्रित करना है। टॉयकेथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, DPIIT, कपड़ा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ AICTE संयुक्त रूप से करता है। टॉयकेथॉन भारत के घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक खिलौना बाजार हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर मुहैया करवाता है। टॉयकेथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि खिलौना बाजार के व्यापक हिस्से पर भारत अग्रणी हो सके। इस साल यानी टॉयकेथॉन 2021 की विजेता टीम की घोषणा 26 जून को की जाएगी। इसमें 60 लाख की इनामी राशि मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहुत